हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होगा एकदम। कोई समस्या तो कोई नहीं, और समस्या हुए तो भी एक बात बताऊं था ना कि समस्या से पहले और समस्या के बाद कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्या का डटकर मुकाबला करना चाहिए। क्यों करना चाहिए पता है? क्योंकि हमने सुना है कि श्री कृष्ण भागवत गीता में कहा था कि जब समस्या का जन्म होता है तब समस्या के साथ उसके समाधान, उसके निवारण का भी जन्म होता है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। चलो, हम बात कर रहे थे भाषा की, और भाषा क्या है। तो भाषा का मैंने बताया था, कल दो रूप बताए थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मूल रूप होती है, इसलिए वो परिवर्तनशील होती है। जबकि लिखित भाषा क्या होती है? स्थायी होती है। लिखित भाषा स्थायी होती है, परिवर्तनशील नहीं होती। अब बात करता हूँ भाषा की। भाषा स्थायी नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? भाषा स्थायी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये समझो। कई बार क्या करते हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज का जो कोई आदमी होता है, दूसरी लैंग्वेज ही क्यों, अपना ही आदमी हो और वो ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड यूज लेता हो अपनी हिंदी भाषा में, उसके संपर्क में हम रहेंगे तो हमारी लैंग्वेज में भी हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द आ जाएंगे जो दूसरी भाषा से संबंधित हों। जैसे इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं, शब्द को वर्ड बोल देते हैं, भाषा को लैंग्वेज बोल देते हैं, नॉर्मली, परफेक्टली, ऐसे कुछ शब्द हम काम में ले लेते हैं। इसलिए भाषा को स्थायी नहीं बताया गया है। भाषा को स्थायी इसलिए नहीं बताया गया है कि दूसरी भाषा के व्यक्ति के संपर्क में आने से हमारी भाषा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि किसी दूसरी भाषा के व्यक्ति के संपर्क में आने से हमारी भाषा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, भाषा क्यों परिवर्तित होती है, कैसे परिवर्तित होती है, ठीक है, पता चला। अब आगे बात करते हैं कि इस भाषा में, हिंदी भाषा में कुछ शब्द अलग जो विशेष भाषाएं हैं उनके समाहित हो जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि विशेष भाषा के शब्द प्रयोग के आधार पर समाहित हो जाते हैं। जैसे हम किसी पद बना रहे हैं, कोई पद बना रहे हैं या कोई कविता लिख रहे हैं, तो उस कविता में ज़रूरी नहीं है कि सभी शब्द हिंदी के हो। उसकी तुकबंदी करने के लिए, उसको लयात्मक बनाने के लिए, उसको विशेष उस पर प्रभाव, इफेक्ट डालने के लिए हम क्या करते हैं, हिंदी का शब्द न लगा करके कोई अरबी भाषा, फारसी भाषा या अंग्रेजी का कुछ कोई शब्द मिला जाए जिससे उसका तुक मिल जाए, वो लयात्मक हो जाए। ठीक है, तो ये होती है भाषा में, ये समाहित होती हैं शब्द। और एक सभ्य समाज होता है। सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा होती है। कोई भी सभ्य समाज हो, परिवार हो, उसका आधार उसकी विकसित भाषा होती है। कैसे? अच्छे घर का संस्कारी लड़का हो, जैसे कोई अच्छा घर हो, उसमें सभी नौकरी वगैरह कुछ हो, पैसे से ठीक हो, अच्छा काम धंधा चल रहा हो, और या कोई शिक्षित परिवार हो एकदम, तो उसका आधार क्या होता है?
उसकी विकसित भाषा होती है, उसकी भाषा बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, क्या किस प्रकार बड़ों से छोटों से बात करता है, तो सभ्य समाज का आधार, इसलिए भाषा, उसकी विकसित भाषा को बताया गया है। ठीक है, अब एक विशेष बात करता हूँ आपसे। हम मानते हैं कि अपनी जो भाषा हिंदी है, इसकी जननी संस्कृत भाषा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा से सीधी हिंदी भाषा का निर्माण नहीं हुआ था। संस्कृत भाषा से उद्भव हुई पाली भाषा, पाली से हुई प्राकृत, प्राकृत से हुई अपभ्रंश, और बाद में नंबर आता है हिंदी का। संस्कृत भाषा थी, इन सभी की जननी है। संस्कृत भाषा से पाली का निर्माण हुआ, फिर प्राकृत का हुआ, फिर अपभ्रंश भाषा का हुआ, फिर हिंदी भाषा का हुआ। ठीक है, तो हमें ये क्रम ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी क्रम के आधार पर क्या होता है, बाकी और जो भाषाएं हैं उनका निर्माण होता है। जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी आदि भाषाओं के क्रम, आदि भाषाओं के क्रम में ही आज की हिंदी भाषा, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, सिंधी, बांग्ला, असमिया, ये जैसी विशेष भाषाएं हैं, इनका निर्माण भी इसी क्रम में हुआ है। संस्कृत भाषा का ये जो क्रम है, उसी क्रम में इन भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो ये तो बात हुई भाषा की। अब बात आती है भाषा और व्याकरण की। व्याकरण नाम आपने सुना है, पढ़ा भी है व्याकरण, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि व्याकरण होती क्या है। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ या शास्त्र बोल सकते हैं हम उसको, जिसमें हमें किसी भी भाषा को अच्छी तरह समझने, अच्छी तरह बोलने, अच्छी तरह लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसकी जानकारी मिलती है हमें। मतलब व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने एवं समझने की जानकारी देता है। मतलब भाषा की जो परिभाषा है, व्याकरण की परिभाषा ये आसानी से बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ या शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने तथा समझने की जानकारी देता है। अब देखो हिंदी भाषा की इसकी व्याकरण है, वो व्याकरण क्या है कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में समझाया गया हमें। 4 भाग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चौथा पद विचार। वर्ण का मतलब जानते हैं? वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे लघुतम, सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। जैसे क लिखा वर्ण है, ए लिखा वर्ण है, अब इसको और क्या छोटा करोगे? वर्ण में 2 आते हैं, 2 भेद हैं वर्ण के, एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जानते होंगे सभी, ए आ ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ, ये सभी क्या है? स्वर है। अब स्वरों को उच्चारण के लिए कैसे पूछ लिया जाए स्वर क्या होता है, तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारित करने के लिए किसी भी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और वर्ण क्या है? वर्ण
वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, शब्द वर्णों के माध्यम से 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? स्वर बनते। जैसे भाषा शब्द है, इसमें भय वर्ण है, स वर्ण है, भाषा, दोनों वर्ण हैं। इनके मेल से क्या शब्द बना? भाषा। और भाषा क्या हो गया? शब्द हो गया। तो शब्द की डेफिनेशन बोल सकते हैं हम कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आगे बात आती है वाक्य। 2 या 2 से अधिक शब्दों के रूप को या शब्दों के मेल को, समूह को क्या कह सकते हैं? वाक्य कह सकते हैं। और बाद में बात आती है पद की। तो अनेक सारे जो वाक्य एक साथ लिखे जाएं, मतलब एक पैराग्राफ सा हो जाता है, उसे ही पद बोलते हैं। जैसे बोला जाता है पद परिचय, उस पद में परिचय करवाना होता है हर एक व्याकरण के टॉपिक का, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वो सभी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। अब अगर व्याकरण का हमें ज्ञान नहीं होगा तो भाषा का कोई ज्ञान नहीं हो सकता हमें, क्योंकि भाषा की जो वर्तनी और उसके अनुरूप उसका जो उच्चारण है वो हमें व्याकरण सिखाती है। व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो उस भाषा को शुद्ध रूप से, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए, उच्चारण में शुद्ध होनी चाहिए। उच्चारण में मतलब उसको बोलने का तरीका शुद्ध होना चाहिए। जैसे नाम लिखा है हमने महर्षि, महर्षि, महा प्लस ऋषि, यहाँ पे संधि विच्छेद है, ये भी व्याकरण में है। इसमें अर की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो इसको समझने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं आगे वाले वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।